हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि भैया आप सामाजिक का हो सके तो पहले करा दीजिए, बाकी आप जो भी करा रहे हैं अपना जो सीरीज़ चल रही है वन शॉट वाली वो बाद में चलाइए, बट सामाजिक का पहले इतना करा दीजिए कि हम लोग अच्छा खासा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाए। तो मैं आपको लगभग मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छाँट के लाया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे भैया, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके एग्ज़ाम में अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी तो सारे इसी से आ जाने हैं। लघु उत्तरी में आपको पता है कि वो हमसे फिर विशेषताएं, मतलब वो ऐसी चीज़ें पूछता है जो हम बना करके लिख सकते हैं बड़े क्वेश्चन, तो वो आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करिएगा। आप हमेशा याद रखिए डीएलएड में जो लघु उत्तरी होते हैं उसके लिए लगभग सबको एक जैसे नंबर ही मिलते हैं, वो अंदाजे से ही मिल जाते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। डायरेक्ट मैं बोलूँगा तो ख़राब लगेगा थोड़ा, तो ये आप खुद भी समझ सकते हो कि उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हो तब भी आपको पता चलता है कि एग्जामिनर वो अपने हिसाब से ही आपको नंबर देगा, कि उसे पता होता है आपने कहीं ना कहीं वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। एज इट इज़ आप नहीं लिख पाओगे बुक वाला, तो इसलिए हमें अति लघु उत्तरी और अपने बहुविकल्पी पे फुल कमांड बनानी होती है डीएलएड के लिए। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं बड़े प्यार से मेरे भाई, वो समझेंगे। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के 4 कारण बताने हैं। या 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के कारण जो थे वो क्या थे। क्वेश्चन दोनों सेम ही है, आपसे अथवा लगा के पूछा गया है, पर क्वेश्चन दोनों ही सेम तरीके के आंसर, आपको सेम ही आंसर देना है दोनों के लिए। पहला तो आप बोलोगे कि एक तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी कि ईसाई धर्म का प्रचार करना था पहले नंबर पे, ठीक है। फिर दूसरी, जातिवाद की उपेक्षा यहाँ पे की गई। तीसरे नंबर पर चर्बी लगे कारतूस, आपको अगर याद होगा इनफील्ड राइफल्स उस समय आई थी, और उस राइफल में गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस होते थे जिन्हें दांतों से छीलना पड़ता था। तो मंगल पांडे वगैरह जो थे, ब्राह्मण समाज और भी जो लोग, इससे हिंदू समाज गाय के चर्बी का कारतूस मुंह में कैसे छुआ सकता है या फिर सुअर की चर्बी का कारतूस कैसे छुआ सकता है। तो इस वजह से अब यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब आप खुद एक बार सोचो, ये मैं हिंदू मुस्लिम पे बिल्कुल ये नहीं करता हूँ, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। बट ये बताने का आपको तरीका था कि आपके माइंड में ऐसा सेव रहे कि हाँ इस वजह से दिक्कतें हो गई थी, ठीक है। और भेदभाव की नीति भी मेरे भाई आपको याद रखनी है, भेदभाव की नीति भी थी। साथ ही साथ जो कुटीर उद्योग होते हैं धंधों का, इनका विनाश भी था। तो ये सारे कहीं ना कहीं कारण थे उस 1857 की क्रांति के होने के। चलिए नेक्स्ट वन जल्दी से आइए। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ब्रह्म समाज के स्थापना कब और किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना एक तो आप याद रखोगे 1828 में हुई है। दूसरे नंबर पे राजा राम मोहन राय ने इसकी मेरे भाई क्या की थी, स्थापना की थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी। बड़े इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1829 ईस्वी में ये विलियम बेंटिक का साथ देते हैं। किसका साथ देते हैं, विलियम बेंटिक का साथ देते हैं। किस लिए देते हैं, इन्होंने भैया सती प्रथा का अंत करा। जो सती प्रथा था उसको क्या किया, ख़त्म करने में इनका साथ दिया। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, ये वो इंसान है जिन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा भी शुरुआत की। आत्मीय सभा की भी स्टार्टिंग की, आत्मीय सभा की भी शुरुआत करने वाले यही हैं। तीसरी बात आप याद रखेंगे कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी यही हैं। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। चौथी बात आप क्या याद रख सकते हो, एक तो 1825 भी आप याद रख सकते हो कि 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज, कुछ लोगों के माइंड में पता है यहाँ पे क्या आएगा, बोलेंगे भैया फिर अच्छा ये बताओ 1894 ईस्वी में 1825 में तो आपने वेदांत कॉलेज बता दिया क्योंकि आपको पता है, आप भाई बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ दूँ कि बताओ 1894 में फिर क्या हुआ था, तो मैं आपसे बोलूँगा भैया 1894 में जो आपने पढ़ा है वो वेदांत कॉलेज नहीं है, वो मेरे भाई वेदांत सोसाइटी है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। वेदांत कॉलेज के संस्थापक आपसे अगर पूछे जाते हैं, वेदांत कॉलेज के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय 1825 ईस्वी हैं। 1829 में पूछा जाता है तो विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत इनके साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने किया है। राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय को ही आत्मीय सभा जो थी इनकी शुरुआत करने वाले 1815 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत की, ये भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बातें हम राजा राम मोहन राय की कर रहे हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे 1894 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना, तो आप याद रखिएगा ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। स्वामी
विवेकानंद जी द्वारा मेरे भाई ये सभा की स्थापना या वे सोसाइटी की स्थापना जो थी वो हुई थी। कोई समस्या? हाँ, ठीक ठीक, आगे बढ़ें। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए भैया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी बात। आगे बड़े ध्यान से समझिएगा, अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन की बात होती है, उसमें उदारवादी 4 नेताओं के नाम बताने हैं। राष्ट्रीय उदारवादी 4 नेता मेरे भाई आपसे पूछे जाते हैं तो पहले नंबर पे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भी एक सोसाइटी की स्थापना की थी। एक सोसाइटी, एक संगठन की क्या करते हैं मेरे भाई, स्थापना करते हैं। कितने लोगों को याद है, जल्दी से हाथ उठाओ। ठीक बता रहा हूँ मैं, वो थी सर्वेंट ऑफ इंडिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया की शुरुआत किसने की थी? बोलोगे सर्वेंट ऑफ इंडिया भैया स्टार्ट किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अच्छा भैया, यही नाम मिलेगा क्या? नहीं, कभी कभी आपको भारत सेवक समाज हिंदी में भी नाम मिल जाए तो कंफ्यूज होने वाली बात आपको नहीं है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में अगर मिलेगा तो आपको लिख के देगा जो है भारत सेवक समाज, अंग्रेजी में देगा तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है भैया? बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के। जहाँ इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा कुछ बताना, मैं आपको बताऊंगा। इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं याद रखना है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की पूछा जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि 1930 ईस्वी में प्रस्तुत की है, मई में की, जून में की, आपको इतना नहीं डिटेल जानना है। गोला गोकर्णनाथ आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक जिला है जिसका नाम है गोला गोकर्ण शहर, वहीं पे ये मेला लगता है मेरे भाई। ये बिल्कुल सरल है, आप याद रखो। पहला विश्व खाद्यान्न दिवस जो है वो कब मनाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आपसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो आपको ये होगा कि खाद्यान्न दिवस सबसे पहले, ये सन याद रखना है 1979। फिर खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी स्थापना कब होती है? खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के बाद यहाँ देखो भैया 1945 में प्रतिवर्ष कब मनाया जा रहा है? 16 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो कितने सारी चीज़ें मिलेंगी। 16 अक्टूबर किसकी स्थापना हो रही? खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना। उसके बाद 1945 के बाद से मनाया जा रहा है। उसके बाद 1979 में खाद्यान्न दिवस पहली बार विश्व में मनाया गया। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मिल गए कि नहीं? 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है उन टॉपिक्स को बड़े ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, याद रखिएगा। ये मोदी जी के एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ होती है? याद रखेंगे कि भैया ये 28 अगस्त 2014 में शुरू की जाती है और 15 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसको घोषित किया था। तो याद रखोगे शुरुआत कब हो रही है? 28 अगस्त से। घोषित कब की गई? 15 अगस्त को। कब? 2014 में ही दोनों बातें हुई हैं। संविधान सभा के आपसे पूछे जा रहे हैं कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष मेरे भाई कौन थे? तो याद रखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, ये जो है अध्यक्ष, ये छा बना हुआ है यहाँ पे, ये फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा फॉन्ट गलत है भैया। हाँ, वो देखने में लग रहा है ना वैसा कि कुछ और लिखा है, लेकिन वो फॉन्ट की प्रॉब्लम है, वो लिखा एकदम सही है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। एक सेकंड। चलिए भैया, चलिए हाँ बताइए। तो क्या बताया मैंने आपको? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और ये बात भी आप याद रख सकते हो कि भैया इन्हें 11 दिसंबर 1946 में चुना गया था। याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 में इनको चुना गया था। और यहीं पे 11 दिसंबर के अगर हम बात करें, एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ये बात भी पूछी जा सकती है कि भैया जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे?
ये तो स्थायी हो गए। अस्थाई वाले कौन थे तो बताओ जरा। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो मेरे भाई कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा हमारे अस्थाई अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर के बाद आपको शायद याद होगा कि इसके 2 दिन बाद जब 13 दिसंबर आया था, 13 दिसंबर 1946, इस दिन क्या हुआ था? जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को सभा के सामने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? जो सभा थी उसके सामने रखा। तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा? जवाहरलाल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो ये बात भी अगर आप चाहो तो इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, क्योंकि डेट दी है तो 2 दिन बाद वाली डेट भी आप अगर याद रखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भैया और क्या बन सकता है? प्रारूप समिति पूछा जाता है आपसे कभी कभी कि जो प्रारूप समिति थी उसके मेरे भाई अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? किसी को पता है? जल्दी बोलो। हैं? किसी को नहीं पता भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो 29 अगस्त 1947 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट वन जल्दी से आइए। लिखा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो किस राज्य की है? तो याद रखेंगे भैया कि अगर भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू हमसे 2011 की जनगणना में पूछा जाता है तो जो केरल है वो नंबर 1 पे आता है। केरल हमारा नंबर 1 पर आता है। लेकिन भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम की है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? जिसकी साक्षरता दर 98.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल पहले स्थान पर था जिसकी साक्षरता दर 95.3% थी। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि हमारी सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो मिजोरम की है। ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। सबसे कम साक्षर लोग कहाँ पे हैं? ये वाली बात यहाँ पे दर पूछी गई, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है तो याद रखेंगे बिहार में। इसको भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वन। बात आपसे की जाए कि विटिकल्चर क्या होता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? विटिकल्चर की। तो अंगूर से संबंधित जो उद्यान है जिसका संबंध अंगूर से होता है, अंगूरों की बुआई होना, पोषण होना, देख रेख करना, फल को उत्पादन करना, जो भी हम अंगूर से संबंधित ये अध्ययन पढ़ते हैं अंगूर ग्रेप्स वाले, वो हमारे विटिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? विटिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। लिखा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखेंगे मेरे भाई 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भौगोलिक क्षेत्रफल है जिसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश जो है कौन बनाता है? भारत को बनाता है। विश्व पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। और जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र मेरे भाई कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट वन। ठीक है, काली नदी के किनारे कैगा नामक स्थान जो है कर्नाटक में, कोई ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा, कर्नाटक में स्थित है, इतना याद रखो। अगला भैया आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर सन 1945 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और 1945 जैसे ही दिखेगा तो 1945 के बाद में मनाया जाने वाला 16 अक्टूबर आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। खाद्यान्न दिवस याद आ गया कि नहीं? और उसकी पहली बार शुरुआत होती है 1979। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही लिखी है कि नहीं लिखी है? अरे जल्दी से बोलो मेरे भैया, मेरे भ्राता, मेरे मित्र, दोस्त। क्या ये जो मैंने लिखा वो एकदम सही लिखा? 1979 को पहली बार मनाया गया था। 1945 के बाद प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता था? हाँ, विश्व खाद्यान्न दिवस।
याद रखना इन बातों को, ये बातें, क्योंकि पिछली बातें जब आप नए क्वेश्चन के साथ रिलेट करके याद करोगे तो मेरे हिसाब से वो आपके जहन में बैठ जाएंगे और आप वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, एक जैसे आपको सन अगर कहीं भी दिखते हैं तो आप उनको रिलेट कर लो आपस में, सबसे बढ़िया रहता है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मथुरा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ के फॉर्म में भी पूछा जाएगा, कंफर्म है भैया ये। अगर आप मुझसे पूछोगे तो 2026 के मॉडल पेपर में इसको होना चाहिए। 2026 के मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी जगह है देनी। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए भैया, याद रखिएगा कि यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो क्या है? अंग्रेजी में लिखते हैं, उसका कार्य क्या होता है ये भी बताइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है भैया कि इसका इंग्लिश में नाम जो हम लिखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। एंड उसके बाद इसका कार्य होता है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान में संस्कृति तथा संचार के क्षेत्र में संचार के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, बचावा नहीं है, बढ़ावा देना है। ठीक है, बढ़ावा देना है। तो शिक्षा को, प्रकृति तथा समाज विज्ञान को, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या करना? बढ़ावा देना है। ये बातें हमें अपने मन में याद रखनी है भैया। ठीक है, कोई समस्या? हाँ, संस्कृति और संचार के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या करना है? बढ़ावा देना है। अगला पूछा जा रहा है कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो भारत के अंतर्गत आपको द्वीप समूह पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों किस में आते हैं? भारत के अंतर्गत आने वाले द्वीप समूह हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पहला हो जाएगा स्थिति, दूसरा हो जाएगा उच्चावास, ठीक है, उच्चावाच, तीसरा हो जाएगा भूपृष्ठीय हवाएं जो होती हैं, फिर हो जाएगा आपका उपरितल वायु धाराएं। ये सारी हमारी किसके लिए भैया होती हैं? ये हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कोई क्या भाई? चलो नेक्स्ट वन भैया, जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ावा देते हुए खुद को। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं आपको पता भी है, बाढ़, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान, लहरें, चक्रवात। ये सारी कौन सी आपदाएं हैं? ये सारी बोलोगे भैया, इन आपदाओं को ही हम क्या बोलते हैं? इन आपदाओं को ही हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं, जो प्रकृति आपदाएं लाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो चक्रवात के भैया कुछ नाम आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो हरिकेन हो गया, कौन सा हो गया? हरिकेन हो गया। दूसरा भैया विली हो जाता है, एक विलीज होता है, विलीज होता है। और एक भैया होता है ट्विस्टर, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ट्विस्टर ना, ये वाला सही है। ओके, ये हटा दो। एक होता है ट्विस्टर। अभी मुझे फ़िलहाल ये 3 याद हैं, बाकी मैं आपको आंसर इसका नीचे होगा, मैं दिखा देता हूँ। हाँ देखो भैया, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हरिकेन हो जाएगा, टाइफून हो जाएगा, विलीज हो जाएगा, टॉर्नेडो होता है और ट्विस्टर होता है। तो ये जो होते हैं भैया, ये सारे क्या होते हैं? ये हमारे चक्रवात के नाम होते हैं। आगे बढ़ें। ठीक है, सुनिए भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। तो एक तो आपके त्वचा का कैंसर होता है, दूसरा आपका मोतियाबिंद होता है। ये किससे होता है? ये सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, यूवी रेज होती हैं, जो यूवी पराबैंगनी किरणें, इनसे होता है। इनको रोकने के लिए काम क्या करता है? इनको रोकने के लिए ओजोन परत जो है वो काम करती है। और ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है। तो उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग बहुत सारे कामों में होता है, बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल पैदा करने में, सीमेंट बनाने में, ईंट बनाने में, ठीक है, कई प्रकार के जो है सजावटी चीज़ें होती हैं उनको बनाने में। फिर ऐसे बोला जा रहा है और मिट्टी आपके जैसे मिट्टी एक स्पेसिफिक मिट्टी होती है जिसका कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, अभी आपको पता होगा, जैसे वो मुल्तानी मिट्टी आती है तो उसका तो कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, क्रीम वगैरह या फिर से फेस पे लगाने के लिए, ऐसा फेस पैक जो भी होता है भाई, इतना पता नहीं मुझे। अगला क्वेश्चन है कि रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले और किस नदी पर है। तो रिहंद है तो रिहंद नदी यानी जिसको हम रेणुका नदी भी कहते हैं, रिहंद नदी, इसी को हम रेणुका नदी भी कहते हैं। ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा और बड़ा ही घनिष्ठ क्वेश्चन है ये, बड़ा ही घनिष्ठ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप बताइए कि क्या होता है। आप बोलेंगे भैया वनोन्मूलन जो होता है वो जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन जो है वो ला रहा है। वनोन्मूलन जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग को योगदान देता है। ग्लोबल वार्मिंग का मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब हिमपात होता है, गर्मी बढ़ती है, तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और हरित प्रभाव को भी बढ़ावा देने का मुख्य कारक होता है। जो हरित प्रभाव है उसको भी क्या करता है? बढ़ावा देता है। अगर मैं आपको यहीं पे एक और डाटा बताऊं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि जो उष्णकटिबंधीय, कौन सा? जो उष्ण कटिबंधीय वनोन्मूलन है, ये दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो उष्ण कटिबंधीय वनोन्मूलन होता है, ये दुनिया के 20% जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके उत्सर्जन के लिए इसी को उत्तरदायी माना जाता है, यही उसका रीजन होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। पूछा जा रहा है कि भारत में जो राजसिंह अशोक स्तंभ है वो कहाँ से लिया गया है। अशोक स्तंभ को अशोक की लाट से लिया गया है। कहाँ पे लिया गया भैया? अशोक की लाट, जो कि कहाँ मिली? सारनाथ में मिली, याद रखेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ जल्दी से। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि ये प्रश्न आएगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि यह प्रश्न भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ आपको वो समझना है। पहले नंबर पे सिंधु, दूसरे नंबर पे गंगा, तीसरे नंबर पे यमुना, चौथे नंबर पे घाघरा। इसके बाद की आप कुछ मत याद करो। इन 4 नदियों का आप सीक्वेंस सिर्फ याद रख लो कि सिंधु आएगी, फिर गंगा आएगी, फिर यमुना आएगी, फिर घाघरा आएगी, बस। किलोमीटर आपको नहीं भी याद होगा चल जाएगा, पर आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी है, फिर उसके बाद सेकेंड इंडियन सबसे बड़ी नदी कौन सी है, थर्ड नदी कौन सी है, ठीक। पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की। आर्य समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? बड़ा प्यारा प्रश्न हो जाएगा ये, और ये क्वेश्चन आपको मेरे भाई ज़रूर पता होना चाहिए। आपको सारे समाज मेरे भाई पता होने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है भैया। पहले नंबर पे तो हम क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो आर्य समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे कि विद्या को जन जन में प्रचारित करने का काम करना। उद्देश्य क्या था कि जो वेद होता है, वेद की विद्या, जो वेद ज्ञान है, उसको हर इंसान के पास पहुंचाना, हर इंसान को वेद का नॉलेज हो, ये इसका मुख्य कारण मेरे भाई था। अगर आपको याद होगा तो एक नारा भी दिया जाता है इसमें कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद जी ने, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये नारा जो है या ये बात कहाँ पे है, तो ये बात मेरे भाई आर्य समाज के अंतर्गत ही स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताई जाती है, ठीक है। और भैया इसमें क्या पूछा जा सकता है, और सोचो भैया, पूछा जा सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं।
संस्थापक कौन है? तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ये पूछा जा सकता है कि नहीं? हाँ भैया पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और क्या पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? सन 1875 ईस्वी में, सन 1800। तो 3 क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, वो यही हो सकते थे, हैं? हाँ सही है ना ये? ठीक 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 ठीक। एक इनकी बुक भी पूछी जा सकती है। ओके भैया, एक इनकी ये बुक भी पूछी जा सकती है। ये भी पूछा जाता है कि बताओ ये कब लिखी गई, सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब हुई? हाँ नहीं नहीं, जो भी हो सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट है भाई। सत्यार्थ प्रकाश की रचना आपसे पूछी जाएगी तो आप बोलोगे सत्यार्थ प्रकाश की रचना होती है 1875 में। कब होती है? 1875 में। ठीक है, आगे बढ़ें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इसके, सारे मैंने आपको बता दिए। सांप्रदायिकता के मुख्य कारण क्या हैं, आपसे ये पूछा जाता है। तो सांप्रदायिकता का मुख्य कारण मेरे भाई होता है छुआछूत, ऊंच नीच। छुआछूत और ऊंच नीच की अगर आप ये जो लिखने का भैया तरीका, ये पता है फॉन्ट प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है? ये गैप हटा देना आप, मैं आपको जो पढ़ के बता रहा हूँ आप वो समझो, ये ऊंच नीच है, ठीक है? ये थोड़ा सा फॉन्ट प्रॉब्लम है, शायद टाइप करते टाइम जो भी प्रॉब्लम हुई है। चौरी चौरा कांड मेरे भाई कहाँ हुआ? इम्पोर्टेंट बात है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? और एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि चौरी चौरा कांड क्यों हुआ? किस आंदोलन को वापस लिया गया था इससे? ठीक है, गोरखपुर के एक थाने में आग लगा दी गई। तो ये चौरी चौरा कांड 1922 का, आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे क्यों हुआ था ये, क्या कौन सा वो एक्ट था जिसको वापस लेने के लिए हुआ, या कौन सा वो आंदोलन था जिसे फिर वापस लिया गया गांधी जी द्वारा? मैंने आपको हिंट भी दे दी। चलिए अब आप बताइएगा कि ये वाला जो है कब की बात है, क्या बात है, क्यों हुआ था? सारनाथ संग्रहालय की स्थापना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना आपसे कब हुई थी? और ये याद रखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप तभी कर पाओगे जब आपने ये पढ़े होंगे, ये आप क्वेश्चन अपने मन से नहीं कर सकते हो। तो याद रखेंगे 1904 ईस्वी में सारनाथ संग्रहालय की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछा गया था। 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जायद की फसलें आपसे अगर पूछी जाए, मेरे याद करने का तरीका ये होता है कि वह फसलें जो आप तोड़ के लाओगे और ज़्यादा दिन रख नहीं पाओगे, जायद की फसलें हैं। जैसे आपने कभी तोड़ के लाया तरबूज, खीरा, ये 5-6 दिन में ख़राब होने वाली चीज़ें हैं सब। ककड़ी, मूंग, उड़द। अभी मूंग उड़द तो कहीं ज़्यादा दिन चलेगी। हमारी यहाँ पे तरबूज, खीरा, ककड़ी याद रखो, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है? कौन कौन सी? तरबूज, खीरा, खरबूजा और ककड़ी, ठीक? याद ऐसी चीज़ें रखो जो आपको याद रहेंगी, बात ख़त्म। आगे बात करते हैं कि आतंकवाद जो है वो क्या है। लोगों को अपने वश में करने अथवा किसी लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो हिंसा और डराने का काम, डराने धमकाने का और हिंसा का प्रयोग होता है, उसी को हम बोलते हैं आतंकवाद। तो जो लोग हैं उनको या तो अपने वश में करने, मतलब अपने अंडर करने के लिए, या फिर उनको लक्ष्य, उद्देश्य ही ये होता है कि हमें कुछ भी करके इस इंसान को अपने, जो है समझ रहे हो ना, अपना गुलाम बनाना है, या फिर इससे लूट मार करनी है, मारना है, पीटना है, और ये कुछ कर भी ना पाए। मतलब मैं मारूं इसको और उसके बाद जैसे मार खाए, हाँ घूम के अगर मार दिया तो गोली मार दो, ये वाली सिचुएशन, तो उसे बोलते हैं हम आतंकवाद। क्वेश्चन है कि भूस्खलन जो है उससे क्या तात्पर्य है? बोलेंगे धरातली हलचल जो होती है, धरातली हलचल होती है, जैसे कि जो पत्थर होते हैं वो खिसकते हैं, तो या फिर उनका गिरना, खिसकना, भूमि का स्खलित होना, वही बोलते हैं भूस्खलन, ठीक है? भूस्खलन इसी को कहा जाता है। तो ये भारी वर्षा की वजह से, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, इन कारणों से होता है। आप याद रखिएगा जहाँ भी आपको ये दिखता है इसका मतलब है ये वाला बाढ़, ठीक है? क्योंकि ये फॉन्ट प्रॉब्लम मेरे साथ पता नहीं क्यों हुई है, भगवान जाने। आगे बात करते हैं भैया।
अगला पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख विद्युत परियोजनाओं के बारे में आपको बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो बक्सर पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा, एक ताप्ती पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य आयात क्या हैं? कोयला, प्याज, दलहन, तिलहन। ये उत्तर प्रदेश के सारे क्या हैं? मुख्य आयात हैं। पर्यावरण की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए भैया बताइए पर्यावरण की परिभाषा आप क्या बोलोगे? तो बोलोगे भैया हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार क्या बताया गया? हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी और जीवन और विकास इन पर प्रभाव डालते हैं। तो आप बोलोगे कि पर्यावरण एक्चुअल में वो जितनी भी बाहरी दशाएं होती हैं जिनके कारण या तो प्राणी या फिर जीवन या फिर विकास इन सब पे प्रभाव पड़े, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। और आप किसी के अनुसार ये मत याद रखो, डेफिनेशन सिंपल से याद रखो कि पर्यावरण जितनी भी बाहरी दशाएं जिनके कारण प्राणी पर, जीवन पर, विकास पर प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण कहलाएंगी। परिधन आवरण, ठीक है, जो बाहरी आवरण है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है भैया, हाँ चलिए अगला नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट नहीं होता, ये अलकाट है। ठीक है, अलकाट है, अलकाट ने, इन्होंने भैया कब इसकी स्थापना की? इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी स्थापना होती है 1875 में न्यूयॉर्क में। तो आप न्यूयॉर्क एक बार भूल जाओ, कहाँ की गई आपसे एक बार शायद ना भी पूछे, लेकिन कब की गई और किसने की, ये 2 बातें आपको 100% पता होनी चाहिए। हाँ, मैडम क्या बोला? मैडम ब्लावत्स्की। अरे इनका पूरा नाम है, देखो इनका पूरा नाम होता है कि मैडम HP ब्लावत्स्की। मैडम HP ब्लावत्स्की, पूरा नाम याद कर लो, तुम्हें याद करना भाई। वैसे आप लिखोगे मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट, बस उतनी बात को ही सही माना जाएगा, कोई ज़रूरत है नहीं पूरा लिखने की। ठीक है भाई, हाँ कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, अरे जय आपने BHU का नाम सुना है? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी शुरुआत आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही होती है, ये पता है आपको। यहाँ पे जो ये कर्नल अलकाट है, इनके जाने के बाद एनी बेसेंट आ जाएंगी इस ग्रुप में। ठीक है, एनी बेसेंट जुड़ जाएंगी यहाँ पे। एनी बेसेंट जो आएंगी वो आएंगी 1898 ईस्वी में आकर के बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगी। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो मेरे भाई आगे चल के 1916 में इसी में भैया जो मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना बोलते हैं, महामना यानी मदन मोहन मालवीय, ये जो हैं ये इसी वाले एक मेरे भाई जो है 1916 में इसी CSC यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था, इसी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक संबंध अपना बन जाएगा अगर आप बनाना चाहोगे। कोई दिक्कत? क्या बोल रहे हो, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी पता चल गया, मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा स्टार्ट किया गया। 1898 में कौन आएगा? एनी बेसेंट आकर के बनारस में क्या करेंगी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगी। वही हमारा 1916 में यही कॉलेज मदन मोहन मालवीय के सहयोग से मिलकर क्या बनेगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा। चलिए बढ़िया बात, पूरा रिलेट मैंने आपको करके बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र है वो किसके द्वारा निकाला गया? भैया गांधी जी द्वारा निकाला गया था और अंग्रेजी भाषा में था। कौन सा? यंग इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यंग इंडिया किसके द्वारा निकाला गया था? हरिजन पत्रिका भी इन्हीं के द्वारा थी। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी इन्हीं की बुक थी, महात्मा गांधी की। तो ये सारी बातें अगर आप चाहो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो यह बात भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना। आधिकारिक मान्यता जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की है
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है ये आप बताओ। हैंग नीदरलैंड में है कि वाशिंगटन डीसी में है कि यूएसए में है कि जो है आर्मेनिया में है, कहाँ है, जल्दी से बताना। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं। स्वतंत्र भारत में एक तो पहले नंबर पे मतदान का अधिकार, अंतरिक्ष कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ, विविध यार पता नहीं, रुक जाओ हम पानी पी लूँ, हिचकी क्यों आ रही है मुझे इतनी ज़्यादा, कौन याद कर रहा है। ठीक है, विविधता में एकता, विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर होना। एक सेकंड रुकिएगा उस पर आए। चलिए भाई वापस से आते हैं। हाँ भाई, मेरे को हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे क्यों आ रही है, कौन याद कर रहा है, तुम लोगों में से कोई कर रहा है मतलब दूसरी क्लास के लिए? गेट आओ, इस क्लास को भी ये वाली करवा दो भैया। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का छात्रावास कौन करता है। संसद के दोनों सदनों का छात्रावास राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदस्यों की जो संयुक्त बैठक होती है वो किस आर्टिकल में होती है? संयुक्त बैठक जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बात बता देना। संयुक्त बैठक की बात जो है वो किस आर्टिकल में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे अति लघुत्तरी में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 2026 का अगर मॉडल पेपर मैं बनाता तो वो क्वेश्चन मैं उसमें ज़रूर रखता। एक ये क्वेश्चन और एक अगर आपको तेल शोधन वाला क्वेश्चन याद है जो भी हमारा मथुरा वाला था वो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आने की इस बार चांस हैं। अभी तक नहीं आए हैं, ये मत सोचना कि मैं प्रीवियस ईयर देख के बता दे रहा हूँ, अभी तक नहीं आए हैं, अब आएंगे। ये अति लघुत्तरी में आपसे अभी तक पूछे नहीं गए हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है वो किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मुक्त रूप में पाए जाएंगे, प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त हो जा रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं ना। कुएं से तेल निकल रहा है, खदान खोदनी जा रही है, माइनिंग हो रही है, वहाँ से कोयला निकल रहा है, तो ये हमें प्रकृति दे रही है, हम बना तो रहे नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रिहंद बांध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। रिहंद बांध रिहंद नदी के ऊपर बना है, जिसको हम रेणुका नदी के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको पीछे करवा भी दिया है ये वाला क्वेश्चन, रेणुका नदी के नाम से जानते हैं, और ये सोनभद्र जिले में है। ये बात आपको 100% अपने दिमाग में रखनी है, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ये भी 2026 के मॉडल पेपर का हो सकता है क्वेश्चन। 2026 का अगर मॉडल पेपर तैयार हो तो उसमें क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैव विविधता किसे कहा जाता है? तो किसी स्थान पर विशेष, ठीक है, किसी स्थान पर, यार ये पता है दिक्कत क्या है इसमें, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे किसी स्थान पर, एक तो पता नहीं क्या ही टाइप का, विशेष पर पाए जाने वाले, विशेष पर, व्हाट इज विशेष पर? किसी स्थान विशेष, अच्छा ओके सॉरी, ऐसा लिखा है कि उसको पढ़ा नहीं समझ में आ रहा, कैसा पढ़ा जाएगा? किसी स्थान विशेष, इतना अलग पढ़ो, पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतु और उसकी प्रजातियों की संख्या। एक तो मुझे अपने अगली बार से खुद से टाइप करना पड़ेगा, पता नहीं इतना गंदा कौन टाइप करता है भाई। ये जगहें जो छूट गई हैं जंतुओं में, देखो यहाँ पे गैप देने का कोई सेंस ही नहीं है। एक तो इतना हो जाता है कि कुछ कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने अपने भाई से बनवाई है, छोटे से, और तो छोटा भाई मेरा था, उसने ये पीडीएफ मुझे तैयार करके दी है। तो उससे अगर मैंने कुछ कह दिया तो नेक्स्ट बार मैं अपने जो ही उसने मेहनत की उससे हाथ धो बैठूंगा, तो मैं उससे कुछ नहीं कहने वाला हूँ भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जितने भी विभिन्न प्रकार के जंतु हैं उनकी प्रजातियों की जो संख्या है उसे हम जैव विविधता के नाम से जानेंगे। ठीक है, प्रजातियों की जो संख्या है जैव विविधता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि माल्थस का
जनसंख्या सिद्धांत बताइए। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो बोलोगे भैया जनाधिक्य के आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। ये क्वेश्चन ले लिया गया है। इतना कठिन क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जा रहा, हटाओ इसको तुरंत यहाँ से। माल्थस और कैनेटर साइड में इनको रखो। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है समांतर माध्य का, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है कि टोटल नंबर ऑफ सम और टोटल नंबर ऑफ संख्या, ये होता है समांतर माध्य, यानी ऊपर सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ये आपको मैंने मैथ में भी करवा रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी। अगर आपको याद होगा 1928 में सैमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस अधिकारी ने क्या किया था, सैंडर्स के लाठी के जो प्रहार हुआ था, पुलिस अधिकारी सैंडर्स था, उसके लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए किसने क्या किया था, किसने किसको मारा था, इस बात को आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इससे पता चलता है आप कमेंट बॉक्स में कितना एक्टिव हैं। कमेंट जरूर करा करो भाई मेरे, थोड़ा सा मुझे वो मिलता है अंदर से मोटिवेशन, तो अगली क्लास बनाने का मन भी करता है। रानी अवंतीबाई कौन थी। रानी अवंतीबाई जो थी वो कौन थी। तो रानी अवंतीबाई जो थी वो रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी। कहाँ के शासक थे, रामगढ़ के शासक थे, वो विक्रमादित्य की पत्नी थी। ठीक है। एक बोल रहा है क्या कि अवंतीबाई, हाँ नहीं भैया देखो यहाँ पे था क्या कि इनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो इनकी मृत्यु के बाद हुआ क्या था कि जो इनका पूरा रामगढ़ की जगह जो थी उससे इनको हटा दिया गया था। रामगढ़ से इनको क्या किया, हटा दिया गया था, क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। तो इनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी ना होने के कारण क्या किया था, रामगढ़ से इनको हटा दिया गया था। नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ। श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी भैया, ये निवासी थी आयरलैंड की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस स्थापना की बात आपसे कहा जाता है तो 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना जो थी वो की थी। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। उस समय आप अगर ये बताओ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये आप बताओ। लॉर्ड डफरिन था। कौन था, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे बात किया जाए इन अधिवेशनों की तो एकमात्र अधिवेशन पहली बार गांधी जी ने अपनी अध्यक्षता तो नहीं की थी, लेकिन पहली बार वो 1901 में दिखे थे कांग्रेस के साथ अधिवेशन में। उसके बाद 1924 में बेलगाम अधिवेशन में वो पहली बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट अधिवेशन अगर आप बात करें तो 1929 का, 1931 का, ठीक है, और 1931 का। इधर आ जाओ आप 1907 का, 1885 का, 1887 का, और एक आ जाओ अगर आप तो 1940 से 46 तक का जो टाइम पीरियड था वो वाला पूरा। और कौन सा इंपॉर्टेंट बचा भैया, देखो एक बार 1920 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जो आपको ये पता होने चाहिए अधिवेशन भैया कि कौन सा अधिवेशन है, कहाँ हुआ था, इसमें क्या स्पेसिफिक था, क्या स्पेसिफिक नहीं था। ठीक है भैया। हाँ ओके 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 ओके। चलिए नेक्स्ट वन, जल्दी से आते हैं, आगे बात करते हैं। बोला जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताने हैं। तो नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ना 1930, 12 मार्च टू 6 अप्रैल, सविनय अवज्ञा के प्रमुख कार्यक्रम थे। अगर आपसे यहाँ बात की जाती है मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखना है, मैं क्या लिखना है, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। तो आप लिखोगे सबसे बड़ी विशेषता कि ऋतुओं के अनुसार जलवायु दशाएं, से तापमान हो गया, वर्षा हो गया, ये सारी बदलाव होते रहते हैं। क्या होते हैं, बदलते रहते हैं ये सारे। ठीक है। नेक्स्ट वन, जल्दी से आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात जो है वो क्या था। बोलोगे 943 पे 1000 स्त्री और पुरुष, 943 स्त्री पे 1000 पुरुष। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व तो जो पूछा जाए क्या है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर में स्थित होते हैं, ये वाली बात होती है इसकी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत कौन से स्थान पे है। भैया द्वितीय स्थान पे था 2011 के अनुसार, लेकिन अभी मेरी बात मानो 1 नंबर पे होगा, ठीक है। अभी समय 1 नंबर पे है, ठीक है। जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था, तो गांधी जी को हिंदूवादी कहा और मुस्लिम तनाव के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। क्या किया उसने? जिम्मेदार ठहराया। ये वाली प्रॉब्लम कर दी थी जिन्ना ने। कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो था वो कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। ये 2011 के अनुसार से आपसे सेंसस पूछे जाएंगे सारे, ठीक है। एक बार आप अलग से वो पढ़ लोगे तो और बेटर रहेगा। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपसे पूछा जाता है तो 68.8%, लगभग 70% होता है। अगर हमसे यहाँ पे आप बात करो तो 68 और 32 चलता है। 68 और 32 ये आपका ग्रामीण है, रूरल है, ये आपका शहरी यानी अर्बन है, ये रेशियो है। आप याद रखो कि साक्षरता से आपसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, मैक्सिमम साक्षरता से सबसे ज़्यादा वाला राज्य आपसे पूछा जाता है, सबसे कम वाला राज्य आपसे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो आप केरल बोलोगे, केरल हाई में माना जाएगा, 95% लगभग है। और सबसे कम वाले में आपको बिहार याद रखना है। ये दो आपको क्वेश्चन 100% भैया याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जो है नंबर दिला के जाएंगे, ये और ये हमारा रेशियो। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, मतलब कम कहाँ पे है। तो बोलोगे भैया राजस्थान, यानी विकल्पानुसार जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे वहाँ राजस्थान होगा। आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन में मिलेंगे, वहाँ पे ऑप्शन में कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आपको याद रखना वहाँ पे आपको राजस्थान मिलता है तो वही होगा। अगला क्वेश्चन है कि साक्षरता के मामले में सबसे ज़्यादा, तो महिला साक्षरता केरल ही रहेगा साक्षरता में, ये आप याद रखो। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है बोला जाए तो 943 पर 1000 फीमेल और मेल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत में जन्म दर में मृत्यु दर के प्रति 1000 कितनी है। तो बोलोगे जन्म दर है 21.8 और मृत्यु दर है 7.1। तो पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, लगभग 3 गुना ज़्यादा पैदा हो रहे हैं लोग, ठीक है। आगे सुनिएगा भैया, 2011 में जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%, जिसमें से स्त्री 64% और पुरुष हमारा 80% क्या है, शिक्षित है। बात किया जाए कि जन्म दर किसे कहा जाता है तो प्रति 1000 जनसंख्या को जन्म दर लेने वाले बच्चों की संख्या जो होती है उसे जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 पे जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, हर 1000 लोगों में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 200, 250, 300, ये हमारी जन्म दर होगी। मृत्यु दर किसे कहते हैं भैया? ये भी प्रति 1000 पर जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं, वो हमारे सारे किस में आएंगे? मृत्यु दर में आ जाएंगे। पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना कब और किसने की। ये भी मेरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं जो है बताने की कोशिश करूँगा। क्या चीज़? क्या? क्या लिखा है कमेंट? अरे नहीं भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, तो ये क्लास तुम यूट्यूब पे भी देख सकते हो अभी। ओके 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 ओके, चलो इस पे ध्यान दो। देखेंगे भैया 1875 ईस्वी में क्या होता है। हाँ, कह रहा 1875 भैया बहुत बार आ चुका है, सारे एक बार फिर से बता दो। देखो अच्छा ठीक है, 1875 में क्या क्या हुआ था? एक तो आर्य समाज किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा, ठीक है। 1875 में एक क्या पढ़ा था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्हीं के द्वारा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875। एक साथ सारे रिलेट करके याद कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, उसके बाद 1875 में भैया क्या हुआ था? 1875 में भैया क्या हुआ था? एक भैया आपने बताया थियोसॉफिकल सोसाइटी,
किसने किसने? एक तो मैडम HP ब्लावात्स्की और अलकाट, ठीक है। हाँ हाँ, कर्नल अलकाट, वही कर्नल अलकाट। कर्नल अलकाट जाएंगी, एनी बेसेंट आएंगी। एनी बेसेंट आके क्या करेंगे? 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगी। यही मेरे भाई 1916 में महामनानी मदर मोहन मालवीय द्वारा क्या किया जाएगा? MMM के द्वारा BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाएगा। ए भगवान, कोई समस्या यहाँ पे जल्दी से बताओ यार। हाँ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, जो हो सकता है सब कुछ बता दिया है आपको। हाँ ठीक, अब आओ जल्दी से। ओके 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 ओके, चलो। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की? तो 1920 में विश्वविद्यालय बनता है। 1875 में जो सर सैयद अहमद खां हैं, कौन? सर सैयद अहमद खां, वो मेरे भाई 1875 में सर सैयद अहमद खां जो हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। उसके द्वारा इनकी स्थापना, हाँ ठीक ठीक, इसके द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। यही 1920 में जाकर के विश्वविद्यालय भी बनेगा। चलो ये वाली चीज़ का स्क्रीनशॉट लो। एक बात और यहाँ पे बतानी है, वो बता दूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब देखना, एक बात मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बतानी है, वो वाली बात आपको मैं और बता देता हूँ। सर सैयद अहमद खां से आपको एक चीज़ और याद रखना है कि 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी के स्थापक ये हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी यही करते हैं। हाँ ठीक है, नहीं तो याद रखनी है ये वाली बात, क्यों नहीं रखनी है। चलो आगे आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? 1885 में A.O. ह्यूम ने की। ये वाली क्वेश्चन की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? भैया आपको देखो 1779। वास्तव में ये स्थापना जो होती है वो 1875 में होती है, जो मैंने आपको पढ़ाई है। न्यूयॉर्क में होती है, किसके द्वारा? मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट। ये बात आपको मैंने बता दी है, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, कि नहीं पढ़ा? जरा एक बार बताओ। प्रार्थना समाज के बारे में हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, केशव चंद्र सेन द्वारा नहीं की जाती है। इतना गलत कैसे हो सकता है? केशव चंद्र द्वारा नहीं की जाती है, केशव चंद्र द्वारा नहीं की जाती भैया। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग करते हैं भैया। कौन करते हैं? आत्माराम पांडुरंग। अरे हाँ भाई, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब संशोधित है, तुम परेशान मत हो। तुम टेंशन केवल ये लो कि तुमने और कहीं पढ़ा है वो गलत ना हो। मेरा संशोधित, सोचा समझा, अच्छी तरीके से उस पर गहन अध्ययन करने के बाद तैयार किया हुआ कंटेंट होता है, तो आप इतना टेंशन मत लो बेटे, मत लो। हाँ क्या चीज़? ऊपर करो जरा कमेंट भैया। फिर केशव चंद्र सेन का नाम क्यों दिया गया? अरे भाई मेरे, एक सेकंड रुको, तुम्हारे सारे कन्फ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन ने एक्चुअल में पता तुम्हें क्या किया था? केशव चंद्र सेन ने एक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं वो माने जाते हैं केशव चंद्र सेन। एक केवल ब्रह्म समाज है जो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में बनता है, वो राजा राम मोहन राय द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फिर 1815 में वो आत्मीय सभा लाते हैं। 1825 में वो मेरे भाई वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी वही थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज का गठन जो किया वो केशव चंद्र सेन ने किया है। हाँ, ब्रह्म समाज 3 बने थे भैया, ब्रह्म समाज 3 बने थे। अगर आप सारी चीज़ें ध्यान से समझो, अगर आप ज़्यादा डिटेल में घुसोगे तो फिर मैं आपको जब डिटेल्ड चीज़ें बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज होगे कि भैया ये क्यों बता रहे हो, ये थोड़ी आएगा, इतना टफ थोड़ी पूछा जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चाहते हो कि आपको नॉलेज उस चीज़ का हो जाए तो फिर मैं आपको बिल्कुल देखो अभी सारी चीज़ें बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे भाई मेरे
कोई समस्या नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें भी समझा देता हूँ। देखना, हम बात करते हैं 1867 में, ठीक है, कब? 1867 में। यहाँ पे ये वाला काम जो हुआ है ये करा है आत्माराम पांडुरंग। कौन है यहाँ पे? आत्माराम पांडुरंग। अब नंबर 1 और नंबर 2, ये वाला तो एक हमारी बात हो गई ख़त्म। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ठीक। लेकिन पूछा जाता है कि बताओ भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो बोलोगे भैया केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था। और एक आए थे साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कौन सी? एक बनी थी साधारण ब्रह्म समाज। तो जो साधारण ब्रह्म समाज बना था भैया, उसके संस्थापक थे शिवनाथ शास्त्री और इनके साथ में आनंद मोहन बोस। तो अगर आपसे जब ये पूछा जाता है कि बताओ भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने की, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, तब आप ये भी याद रखो कि 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। मेरे हिसाब से कोई समस्या इसमें अब आपको नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना समाज की स्थापना भैया बम्बई में हुई थी। जो भी क्वेश्चन आप अपने पूछ सकते हो अभी। चलो जल्दी से बताओ। कह रहा भाई ये कुछ ज़्यादा डिटेल्ड नहीं हो गया? भाई हो गया, तुमने मैसेज ऐसा किया, मैं क्या करूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मैंने आपको बताया अभी कि ये हमारे भाई 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किया जाता है। उससे पहले ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज होता है जो कि एनी बेसेंट आपका 1898 में कंप्लीट कराती हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ, उसका संबंध उससे भी पहले किससे जोड़ के रखोगे कि भैया वो जो अल्काट और मैडम HP थियोसॉफिकल सोसाइटी, हाँ, तो ये सारे एक साथ आप रिलेट करके याद करो, कोई दिक्कत नहीं। सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखो। 1875, 1898, 1916, 1905, 1906 जैसे आप एक दूसरे के साथ संबंधित करके कर सको, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया। रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। तो मानव सेवा, शिक्षा संस्थानों की स्थापना में संस्कृति का प्रचार करना ही किसका मेरे भाई काम था? ये सारा का सारा काम हमारा रामकृष्ण मिशन का है। किसका है? रामकृष्ण मिशन का है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोई आपसे पूछ दे, बताओ जरा कब हुई थी? बोलोगे भैया कभी नहीं हुई थी, 1898, 1897। इसको रख दो। 1898 में किसको रख देंगे? एनी बेसेंट वाले उसको रख देंगे टॉपिक को, CSC वाले को। तो आप याद करके कैसे याद करोगे? आपका दिमाग जैसे काम करे। आप क्या करो, 1897 है, 1897 के साथ में 1885, ठीक है, और ऊपर आओ। कहाँ चला गया? इतना पीछे थोड़ी था। 1885, अरे वो कहाँ चला गया? बिगाड़ा तो था नहीं मैंने। ये 1898। तो 1897 में क्या हुआ ऐसे याद रखो भैया। 1894 में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी बनाई थी भैया। फिर 1885 में क्या हुआ? 1885 में तो भैया कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। फिर 85 के बाद भैया 1897 में क्या हुआ? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। फिर भैया 1898 में क्या हुआ था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट ने बनाया। फिर यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में मेरे भाई क्या हुआ? तो 1916 में भैया इसी को मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया। तो आप किस तरीके से रिलेट करते हो भैया? 1867 में क्या हुआ था? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने उसकी स्थापना की थी। 1893 में भी एक चीज़ हुई थी, विधवा पुनर्विवाह। इसी तरीके 2 एक्ट भी आते हैं। एक होता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसमें बताया गया कि लड़कियों की शादी 12 साल में होगी। एक वो भी एक्ट आया था, ये आपका वो लाया था लेंसडाउन वो लेके आया था। एक शारदा एक्ट आया था जो इरविन लेके आता है, बोलता है कि नहीं लड़कियों की शादी 14 वर्ष में होगी। तो ये सारे एक्ट भी हैं। तो अगर आप चाहो तो वो आप देखो, ये सब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अगर आप कुछ डिटेल में पढ़ते हो बड़ा फील आता है, ठीक है, पढ़ने में। ये बस ये आपके माइंड में चीज़ें रहें और आप उसको एक साथ रिलेट करके पढ़ो। जल्दबाजी में पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं भैया। आप किसी चीज़ को बिना इंटरेस्ट के नहीं पढ़ पाओगे। बिना इंटरेस्ट के बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है जो, वो यही होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था रामकृष्ण मिशन 1897 1897 में इनके संस्थापक कौन है भैया? ये स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। स्वामी
विवेकानंद जी हैं। कोई समस्या, इस बात को जल्दी से बता दोगे अगर कोई समस्या है तो। हाँ ठीक, ये वाला क्वेश्चन मैं 2026 के मॉडल में रखूँगा। रॉलेट एक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को भी याद रखिएगा। ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक दमनकारी कानून था जो लोगों का क्या करता था, दमन करता था। ये मेरे भाई आपको बताओ ज़रा, रॉलेट एक्ट जो है वो कब आया था, ये आपको सबको पता होना चाहिए। ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कब आया था रॉलेट एक्ट। अभी नहीं, लास्ट में ऑफलाइन हो जाएगी तब कमेंट करना, अभी कोई दिक्कत, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, भी बिल्कुल मत छूओ। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हमने क्या चलाया भैया? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। क्यों? रॉलेट एक्ट को और जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में, मतलब इसको रॉलेट एक्ट को वापसी लेने के लिए कि बंद करो ये कानून, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके विरोध में। और जलियांवाले बाग हत्याकांड में किसने अपनी एक उपाधि त्यागी थी और किसने त्यागी थी ये भी बताओ। किसने त्यागी और कौन सी उपाधि त्यागी? महात्मा गांधी ने त्यागी, रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी, जवाहरलाल ने त्यागी, किसने त्यागी और कौन सी त्यागी? जल्दी से बताओगे। चलो नेक्स्ट, साइमन कमीशन क्या था, विरोध क्यों हुआ? 1928 में 7 सदस्यीय आयोग जिसमें कोई भारतीय नहीं था, भारत आता है, उसका विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। और बताओ ज़रा, 1928 से पहले मैंने आपको एक 1930 पढ़ाया था, अब जल्दी बताओ वो क्या था? 1930 जो था वो क्या था, जल्दी से बताओ। चलो, 1857 की क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सब के लिए याद रखिएगा। 1857 के 4 प्रमुख नेताओं के नाम भी दिए, पहले तात्या टोपे हो गए, नाना राव हो गए, मंगल पांडे हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे और भी नाम रख सकते हो जितने भी थे। ठीक, कुंवर सिंह हो जाएंगे जगदीशपुर के, आप अगर याद होगा आपको, बिहार से उन्होंने नेतृत्व किया और बड़े ही बेहतरीन तरीके से नेतृत्व, अगर आपको सबसे शक्तिशाली नेतृत्व मुझे उनका ही लगा था। ठीक है, हाँ बिल्कुल भैया, सही बात है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, हजरत महल भी थी, सही बात है, लखनऊ से। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बढ़िया नॉलेज है तुम लोगों को, इस समय देख रहे हो। मंगल पांडे कौन थे, फांसी कब दी गई? बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दी गई थी और इनके द्वारा ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की गई थी। ठीक है, पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बताया। देखो, ये पूछा भी गया है कि बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाला सैनिक कौन था? भैया वो मंगल पांडे थे, इन्फेंट्री कमांडर, और वहाँ पे मेरे भाई क्या थी, एक सैनिक थे। वेदों की ओर लौटो की बात करते हो तो नारा किसने दिया? मैंने आपको पहले भी बताया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा जो था वो कहाँ पे दिया था? जल्दी से बताओ, कौन से समाज की स्थापना इन्होंने की थी और कब की थी? बढ़िया याद हो गया तुम लोगों को, 1875 सोसाइटी का नाम भी तो लिखो कब की थी ये तो। ठीक है, आर्य समाज, ओके 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 भैया, ओके। भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ ये वाली क्लास मैं क्या करूँगा, अभी हो जाने के बाद फिर इस क्लास को मैं यहाँ से हटा करके यूट्यूब पे भी डाल दूँगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1942 में हुआ था और मुंबई से हुआ था। 1942 और मुंबई से। बताओ ज़रा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में गवर्नर जनरल कौन था? और 1942 में कौन सा एक नारा जो था वो जो महात्मा गांधी ने दिया था? ये दोनों बातें बताओ जल्दी। लॉर्ड लिंथगो, चलो मैंने आपको ये बता दिया, लिंथगो। ये वाला आप बताओ कि नारा कौन सा दिया था? करो मरो, जियो मरो, हम तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा, कौन सा नारा दिया था? जल्दी से बताओ। अगला दिया गया है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाराणसी में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2026 के मॉडल पेपर में, इसको रखना चाहिए। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा व राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा 80 हैं, राज्यसभा 31 हैं। चिपको आंदोलन का योगदान किस क्षेत्र में है? वन संरक्षण एवं वन बचाओ के क्षेत्र में चिपको आंदोलन किया गया था। हाँ, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, परेशान मत हो।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? मैंने बता भी दिया। तो स्वामी जो है विवेकानंद ने मेरे भाई की। तो कैसे याद करवाया था कि 1897 से मैंने आपको रामकृष्ण मिशन याद करवाया था। और इसके बाद मैंने आपको 1898 में क्या याद करवाया था कि जो CHC था यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट ने स्थापना की, वो याद करवाया। आई थिंक आपको अगर याद होगा, मैंने आपको रिलेट करवाया है पीछे। ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? भैया 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। विश्व ओजोन दिवस मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्टार्ट होता है। ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। आलू उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, ये बात आपको याद रखनी है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ मेरे भाई? तो 2005 में सूचना का अधिकार लागू होता है। पवन ऊर्जा उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन के सबसे नंबर 1 पे है। पूछा जाए लिंगानुपात का तात्पर्य क्या है? 1000 पे प्रति स्त्रियों की संख्या जो होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पे प्रति मरने की जो संख्या होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। 1000 पे जन्म की जो संख्या होती है उसे जन्म दर कहते हैं। सारी बातें आपको मैं एक साथ बता देता हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। दादा भाई नौरोजी कौन थे? उदारवादी दल की एक नेता, प्रमुख नेता है। उदारवादी दल के मैंने आपको जो नेता स्टार्टिंग में आपको अगर याद होगा, मैंने आपको उदारवादी दल के लगभग 4 से 5 नेताओं के नाम भी बताए थे कि उदारवादी जो दल था उस दल में कौन से 4 से 5 नेता हमारे जो थे वो थे। याद है सबको? अरे बोलो तो। क्या खैरा नहीं करवाया है भाई? शुरुआत में करवाया था। उदारवादी दल के जो मैंने तुम्हें 4 नेता बताए थे, दादा भाई नौरोजी थे, और वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले से मैंने आपको वो सोसाइटी भी उनकी बताई थी कि उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी जो थी। बढ़िया है, तुम इधर पढ़ो, पीछे का सब गायब करते चले जाओ, बड़े ख़त्म हो भैया। हाँ, फिरोज शाह मेहता अब आया याद? क्लास बैक करके देख लिया ना तुमने? इतने भाई। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ? 9 मई 1866। 1905 में भारत सेवक समाज बनाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। यही भारत सेवक समाज, मैंने कहा हिंदी में भी नाम दे सकते हैं, वरना इसी को बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? याद रखेंगे 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसे हम इस नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, मैंने आपको बताया ललितपुर 242 व्यक्ति प्रति वर्ग, ये जिला पूछा गया था तो ललितपुर था। और कितने लोगों की जनगणना अधिकारी टीम अभी तक ये याद किए हैं कि हमारे लिए, एक तो भैया आपने बताया था मथुरा और दूसरा आपने बताया था ललितपुर। ये 2 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं? और आपने पर्सनली ललितपुर को इतना ज़्यादा हमसे कहा कि भैया ललितपुर आपको याद होना चाहिए, चाहे आप कुछ याद करो चाहे ना करो, पर ललितपुर और मथुरा आपको 100% याद होना चाहिए। कितने लोगों को ये बात याद है कि ललितपुर आपने भैया पर्सनल याद करने के लिए हमें फोर्स किया है? क्यों बताया था? जल्दी से बताओ। ललितपुर मैंने तुम्हें क्यों बताया था? ललितपुर किस बात के लिए इंपॉर्टेंट है भैया? जल्दी से बताओ। मथुरा तो आप बता दोगे भैया कि जो तेल शोधनशाला है वो तो मथुरा में हो गई। भैया ललितपुर में ज़रा याद करो, मैंने आपको बताया था यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। यार याद रखा करो भाई मेरे। ट्रांसप्लांट करा लो तुम मेरा वाला। खैरा इतना माइंड है नहीं तो क्या करें। आगे सुनो। क्या आपको याद है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को कुछ बोला था? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हिंदुओं का नेता वगैरह वगैरह कुछ। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र प्रतिपादन किया। ये बड़ा ख़राब इंसान है भाई। ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं?
आधुनिक भारत निर्माण और स्वतंत्रता से उनने अभूतपूर्व योगदान दिए हैं, जिसके कारण हम उन्हें क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। जल्दी से बोलो भैया, क्या ये बात तुम याद रखोगे? क्या यह बात तुम्हारे जहन, दिमाग, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब में बैठ गई? हाँ, कुछ चीज़ें देख लो। हाँ, ठीक करवा दे रहा हूँ। देखो, जैसे बोला है कि राष्ट्रपिता जो बोलते हैं भैया, राष्ट्रपिता के साथ उनको और भी महात्मा भी बोलते हैं और उनको बहुत सारे अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो उनको राष्ट्रपिता कहा किसने था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, देख लो, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसे एक बात और याद रखिएगा, आपको पता है महात्मा गांधी को महात्मा भी तो किसी ने कहा होगा, उनको ऐसे थोड़ी इनको महात्मा शुरू से मिला। महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाला कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। फिर भैया कोई बोलेगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको भी तो भैया किसी ने कुछ बोला था, गुरुदेव टाइप की चीज़ें। ज़रा याद करने की कोशिश करो, गुरुदेव टाइप की चीज़ें किसी ने तो बोला था। गुरुदेव किसने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को? भैया ये लोगों ने एक दूसरे को नाम दिए थे। इन्होंने इनको महात्मा कहा, महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। तो महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव कहा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला बताओ, सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते थे? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो ये मेरे भाई याद रखिएगा, जो जर्मनी थी वहाँ पे 1942 में इंडसे लीजियन में जो भारतीय सैनिक का निकाय था, उन्होंने इनको कहा था क्या? नेताजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख सकते हो। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था? तो जो बारदोली की जो महिलाएं थीं, बारदोली सत्याग्रह के अंतर्गत बारदोली की जो महिलाएं थीं, उन्होंने इनको सरदार कहा था। ठीक है, ऐसे बताओ जरा भैया, राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद को एक नाम मिला था अजात शत्रु। तो राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु बताओ किसने कहा था? तो ये भी भैया महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। तो बस यार, इतने बहुत हैं। ठीक है ना, तो मतलब भर का मैंने काम करवा दिया, तुम दिक्कत मत में टेंशन मत लो कुछ, बस चलाओ, हटाओ इसको जल्दी यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपसे, क्या बोला गया? बोला कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो भैया देखो, कटक में हुआ था, सबको पता है, 1897। हम बोल सकते हैं भैया जिस दिन इनका जन्म हुआ, याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं दिन, ऐसे आप समझो, मेरा दिन कहने का मतलब है कि जिस सन में इनका जन्म हुआ, उसी सन में किसी ने तो कुछ स्थापना की थी भैया। उसी सन में किसी ने तो कुछ स्थापना की थी। इसी दिन तो भैया शायद दिन, मतलब मैंने फिर बोल दिया, सॉरी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो शायद भैया सन यही था, उसमें भी 1897। स्वामी विवेकानंद, कुछ तो याद आ रहा है ऐसा हल्का हल्का सा, स्वामी विवेकानंद ने जिस दिन स्थापना की, मतलब जिस सन में स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की, उसी सन में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हो रहा है। 23 जनवरी को जन्म हो रहा है, और 23 जनवरी को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। पराक्रम, जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना बोलोगे? हाँ भैया समझ में आ गई। आखिरी क्वेश्चन नंबर 100 है कि 1857 के संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 के बाद 1858 में शासन जो था वो क्राउन के हाथ में चला गया था। ये वाली बात भी आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने बढ़िया एकदम बेहतरीन क्वालिटी वाले 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। कितने क्वेश्चन भैया? 100 क्वेश्चंस को क्या किया? कंप्लीट किया। आपसे बहुत ज़्यादा क्षमा चाहूँगा जो आपको बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली, वो टाइपिंग एरर्स जो आपको देखने को मिली गैप वाली, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। आपको जो मैंने बताया आपको मज़ा आया होगा। एक क्लास आपको और मेरी देखनी पड़ेगी, MCQ की क्लास मैं करवाऊँगा, वो भी मैं एकदम डिटेल्ड क्लास करवाता हूँ। जिसने मेरा MCQ क्लास दे रखी है उनको ये पता होता है कि MCQ में ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा और ये टिक मारा एक हो गया। एक तो ये आंसर है, लेकिन इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकता है, वो कौन सा क्वेश्चन है जो इससे और बन सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तुम्हें और होनी चाहिए, वो भी मैं करवा देता हूँ।
तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट एंड बाय बाय।